फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल वाणी। आज हमारे साथ में है जागृति जी, जिन्होंने यूपी एपीओ 2022-23 में की परीक्षा को निकाल करके अपने माता पिता और हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। सर्वप्रथम मैं मैम का स्वागत करूंगा हमारे यूट्यूब चैनल द लीगल वाणी पे। मैम, सबसे पहले आप अपना हमको एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए कि आपने कहाँ से कौन सी शिक्षा कैसे प्राप्त करी और कैसे आपको लगा कि अब मुझे लीगल सर्विसेज में आगे बढ़ना चाहिए। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि मुझे आपने इनवाइट किया। अ, और अपने स्कूलिंग की बताऊं तो पहले तो मैं बलिया से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरी स्कूलिंग पूरी लखनऊ से ही हुई है। केंद्रीय विद्यालय से मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन करा था लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और फिर एलएलबी 3 ईयर कोर्स भी मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही करा था। उसके बाद एलएलएम किया है मैंने अपना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और अभी करेंटली मैं पीएचडी कर रही हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो मैम, कब आपने ये डिसाइड किया कि अब मुझे लीगल ऑफिसर्स या ऐसी किसी एग्जाम के लिए आगे अपियर होना चाहिए, और कब आपने प्रिपरेशन शुरू करी? जब एलएलबी 3 ईयर जब ज्वाइन किया था मैंने, फर्स्ट सेमेस्टर था, तो उस टाइम पे देखती थी मैं, मतलब उसके पहले मैं फैसिनेटेड थी काफी ज्यादा, खास करके वकीलों को देख के। और फिर जब फर्स्ट सेमेस्टर में सीनियर्स से मिली, फिर सीनियर्स के साथ में एक दो जगह विजिट भी करा। जैसे हाई कोर्ट गई थी मैं एक बार, तो वहां पे जो था वो मैंने जब देखा ऐसे लॉयर्स को, तो काफी फैसिनेटेड लगा कि ये एक अच्छा करियर है। उसके पहले मैं जुडिशरी पे ज्यादा फोकस थी, और अभी भी जुडिशरी एक ऑप्शन, मतलब एक बेटर ऑप्शन मुझे लगता है। बट हाँ, जो बच्चे जिनका कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है, मैं उनके लिए स्पेशली अगर देखा जाए तो मैं ये कहूंगी कि जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का जो पोस्ट है, एक लीगल ऑफिसर का जो पोस्ट है, वो लिटिगेशन अगर शुरू करना चाहते हैं तो वो ये ज्वाइन कर सकते हैं। मैम, प्रिपरेशन में आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और क्या जैसे एलएलएम और पीएचडी साथ में लेकर के आपने तैयारी करी है, तो क्या कोई कठिनाई आपको महसूस हुई, या जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए आप क्या इंस्ट्रक्शंस या सुझाव देना चाहेंगी? जैसे कि पर्सन टू पर्सन तो पहली चीज डिफर करती है कि कौन मैनेज कर पा रहा है, कौन नहीं मैनेज कर पा रहा है। तो मेरी तैयारी, जैसा मैंने बताया, कि एलएलबी में ही स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि फर्स्ट एलएलबी 3 ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में ही आपके लगभग सारे मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ाने शुरू कर दिया जाते हैं। तो वहां से कहा जाता था कि आप रेगुलर क्लासेस करो, तो मैंने अपनी रेगुलर क्लासेस करी। फिर वहां से कंटिन्यू करा, चीजें बेसिक से स्ट्रॉन्ग करते चली गई। उसके बाद फिर फाइनल ईयर में आते आते इतना हो गया था कि हाँ, अब तैयारी स्टार्ट करी जाती है फुल फ्लेज तरीके से। उसके बाद फिर एलएलएम में एडमिशन लिया, और साथ में प्रिपरेशन चल रही थी मेरी एलएलएम में। इनफैक्ट एलएलएम करने के बाद मुझे आंसर राइटिंग में और हेल्प मिली, क्योंकि वहां पे और आप डिटेल पढ़ते हो चीजें, आप और ज्यादा अच्छे से सोच सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होती है एलएलएम के साथ में अपनी तैयारी करने में। जी जी। मैम, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का क्या रोल आप महसूस करते हैं प्रिपरेशन के टाइम पर? क्या रेलेवेंट बहुत ज्यादा है, या आप केवल सेल्फ प्रिपेयर करके भी आप इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं? कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए ये डिफर करता है। जैसे अब मेरे पास गाइडेंस के लिए मेरे सीनियर्स थे, टीचर्स थे, और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो सिलेक्टेड हैं। अभी बिहार में एक फ्रेंड है मेरी, वो सिलेक्टेड है। तो उनकी गाइडेंस में मैंने अपनी तैयारी करी थी। और जिनके पास गाइडेंस नहीं होता है, तो मैं कहूंगी कि हाँ, उन्हें कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक प्रॉपर रोड मैप बता देते हैं और आपको उस पर तैयारी करनी होती है। जैसा कि मैम आपने बताया कि आप जुडिशरी को भी एक ऑप्शन लेके चल रही हैं, और आप एपीओ भी करेंटली आप क्रैक भी आपने कर लिया है, तो मैम जुडिशरी की प्रिपरेशन और एपीओ की प्रिपरेशन में मोस्टली आपको क्या अंतर लगता है, और कैसे दोनों को हम साथ में लेकर के चल सकते हैं? एपीओ और जुडिशरी पे अंतर बस सिलेबस का है, बाकी तैयारी आपकी मोर और लेस एक जैसी होती है। पैटर्न वही फॉलो करना होता है। तैयारी का कुछ अलग नहीं है। जैसे अब जो स्ट्रैटेजी अगर कहा जाए, तो मेरा जो था कि बेयर एक्ट पे कमांड्स होना, और उसके बाद फिर बुक्स को पढ़ना। तो ये बुक पढ़ने की आदत तो पहले से थी, रेलवे के टाइम से ही थी। तो ये सारी चीजें बेनिफिट करती हैं एट द एंड ऑफ द मोमेंट। मैम, चूंकि ये 3 स्टेजेस एग्जाम होते हैं, तो क्या प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए कोई डेडिकेटेड अलग से आपने तैयारी करी, या
एक ही फेज में बस बेयर एक्ट को कमांड में रख करके आपने सब कुछ प्रिपेयर किया? तो आपका क्या स्ट्रेटजी थी प्री नहीं, मेंस या इंटरव्यू के लिए जी? जो सबसे पहला काम था, कॉन्सेप्ट्स मेरे बिल्ड अप हो चुके थे। उसके बाद जो पहला काम था वो मुझे क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना था कि आखिर एपीओ का पेपर आता कैसे है। तो उसके लिए मैंने पास्ट 10 years के पेपर को निकाला, इजीली अवेलेबल है मार्केट में, क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं। उसको मैंने एनालाइज करा टॉपिक वाइज। तीन लॉ के तीन ही सब्जेक्ट होते हैं उसमें, जो मेजर आपका क्रिमिनल प्रोसीजर है वो पूरा रहता है। तो उसको मैंने पहले तो बाइफरकेट किया कि कौन से ज्यादा बार क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर उसके बाद फिर उससे थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट जो, फिर लीस्ट इम्पोर्टेंट, तीन तरीके के क्राइटेरिया बना के मैंने क्वेश्चन को बाइफरकेट किया। और उसके बाद फिर आता है आपको कि अब आपको पता लग चुका है कि आपको करना क्या क्या है, क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो उसके बाद फिर अब बैराक पे वापस से आते हैं प्री के लिए। बैराक किया मैंने, और फिर साथ ही साथ में मेंस की आंसर राइटिंग भी करी थी वही सेम स्ट्रेटेजी से, कि क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया, टॉपिक्स निकाले और फिर टॉपिक्स पे प्रिपेयर करना शुरू किया। मैम, लॉ स्कूल में मोस्टली लोग मूट कोर्ट कंपटीशन या किसी दूसरे कॉलेज में जाकर के पेपर प्रेजेंट करना वगैरह करते हैं। तो इसका क्या कोई इम्पैक्ट है प्रिपरेशन में, या अगर कोई चाहे तो साइड में इन चीजों को लेकर के भी साथ में प्रिपरेशन कर सकता है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, और लॉ स्कूल में ये सब इसीलिए कराया जाता है ताकि आपको आगे चल के बेनिफिट ही मिलेगा। जैसे पेपर प्रेजेंटेशन मैंने किया है, मूड कोर्ट में भी पार्टिसिपेट करा है मैंने। और आर्टिकल्स मैं लिखती हूँ, अभी भी लिखती हूँ। और कुछ पब्लिकेशंस भी है, मेरा मेरा इंटरेस्ट हमेशा से रहा है लिखने में, तो मैं लिखती हूँ और मुझे लगता है कि ये सब बेनिफिट करता है। क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखते हो या फिर जितना ज्यादा आप इंटरेक्ट करते हो, लोगों से एक्सपोजर मिलता है आपको, तो आप सीखते ही हो। तो वो अल्टीमेटली वो हेल्पफुल ही होता है। मैम, आपका इस बार इंटरव्यू बोर्ड से इंटरेक्शन कैसा रहा? आपको क्या दिक्कतें आई, और आपको क्या लगा कि ये चीज बेहतर हो सकती है, या एक्सेल करा आपने इन चीजों पे? उस पर भी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। इंटरव्यू के लिए तो सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था। तो मैंने पार्टिसिपेट करा था, हमारे प्रोफेसर्स ने ही कंडक्ट किया था। और उन लोगों ने बताया कि आपको कैसे एंटर करना है, कैसे वहां पे आंसर करना है, आपको किस तरीके का माहौल होता है, वो सब उन्होंने वहां पे बताया था। तो वो तो बहुत हेल्पफुल रहा। उसके बाद फिर जब वहां पे मेन जब आयोग में इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया, तो उन्होंने पहले तो क्रिमिनल से ही मेरे से सारे क्वेश्चंस करे थे, सीआरपीसी से क्वेश्चंस थे कुछ क्वेश्चंस। उसके बाद फिर उन्होंने मास्टर्स पूछा था, तो मेरा स्पेशलाइजेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। तो फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से आए थे। मैम, तैयारी के दौरान कई सारी दिक्कतें आती हैं। कई बार एग्जाम निकलता है, कई बार नहीं निकलता है। प्रिपरेशन में आदमी कभी कभार तनाव महसूस करने लगता है। उस तनाव को आपने कैसे कोप अप किया? सबसे पहले तो अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं, जो कि आप जब फोन कर रहे हो उनको, वो आपसे बात कर सकते हैं, आपको सुन सकते हैं, तो ये एक बहुत स्ट्रेंथ होता है, मतलब एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है ये, अगर आपके अच्छे दोस्त हैं आपके साथ में। फिर फैमिली भी सपोर्टिव होती है, क्योंकि ऐसे होता है कि आप तैयारी कर रहे हो, जैसे मेरा था 2020 में मैंने पास आउट किया था। उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं दिखती थी, फिर मैंने एलएलएम भी किया साथ में, तो सबके एक तरफ से कुछ लोग कहते थे कि नहीं नहीं मत करो, तुम्हारी तैयारी हैम्पर हो जाएगी क्योंकि कभी भी वैकेंसी आ सकती है। तो ऑल्दो उसके बाद आई वैकेंसी काफी, मतलब 1 साल बाद आई है, मेरे एलएलएम के 1 साल बाद आई वैकेंसी। और उस ड्यूरेशन में मैंने कुछ एग्जाम दिए थे अदर स्टेट के, तो वो क्लियर नहीं हो रहे थे, कभी 5 नंबर से, कभी 15 नंबर, कभी बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस रह जाता था, 30-40 का भी अंतर रह जाता था। तो लगता था कि अरे जब ये नहीं निकल रहा तो फिर कैसे ही होगा। बट वही है कि होप नहीं हारनी है, आप करते रहो, चीजें होती है। और वही है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगर आपने बना ली, आपको समझ में आ गया कि किसी भी पेपर को कैसे टैकल करना है, तो आप इजिली कर सकते हो। मैम, ड्यूरिंग प्रिपरेशन कई बार सोसाइटी का भी एक एक्सपेक्टेशन रहता है, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड चीज है। और जैसा आपने बताया कि आप 2020 पास आउट हैं, फिर एक लगातार एक सीरीज चलती गई जहां तक यूपी में जुडिशरी या एपीओ की वैकेंसीज नहीं थी। तो उस टाइम आपका माइंडसेट कैसा था? उस समय आप चीजों को कैसे देख रही थी? मैं बस होपफुल थी कि वैकेंसी तो आएगी, तैयारी तो करनी ही है।
तो मैं तैयारी धीरे धीरे कर रही थी, आराम से अपनी चीजों को और वीकनेस को, अपनी जितनी भी वीकनेसेस थी उसको मैं किनारे करते करते चीजें कर रही थी। ऐसा नहीं था कि बस, क्योंकि ये तो था कि वैकेंसी आनी है, इतना तो श्योर था। बस वही था कि अब अगर इतना ड्यूरेशन दिया है तो उस ड्यूरेशन को यूटिलाइज करना अपने हाथ में था। तो वही मैंने किया। और बीच बीच में होता है कि आपको लगता है कि अरे अब पता नहीं कब आएगी, अब छोड़ देते हैं, फिर टाइम भी बहुत ज्यादा जा रहा है। तो हाँ, आप एक्स्ट्रा चीजों में इन्वॉल्व रहो। जैसे मैं एलएलएम कर रही थी तो वहां पे चीजें मैं और सीखती थी, असाइनमेंट करना, और फिर असाइनमेंट के साथ साथ में वहां पे डीएचयू से थी तो वो वहां पे डेली ऐसे डिस्कशन होते थे टीचर से, ग्रुप स्टडी वगैरह का भी था। और लाइब्रेरी मेरा फेवरेट है वहां पे। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ से आप अपनी स्ट्रेस को और अपनी बाकी सारी चीजों को इजीली हैंडल कर सकते हो। तो मैम, एंड में आपसे बस यही पूछना चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या सुझाव देना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी, कैसे प्रिपरेशन करते रहें और कैसे साथ में तैयारी और एकेडमिक्स दोनों को साथ में लेकर के चला जा सकता है। मैं यही कहूंगी कि आपको जब भी आप पढ़ाई करते हो या फिर एकेडमिक्स और तैयारी दोनों आपको करना है, तो पहले तो प्रायोरिटी अलग अलग होती है। अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है, प्रॉपर एकेडमिक्स फॉलो करना है, या फिर आपको सिर्फ ऐसा तैयारी के साथ में एकेडमिक्स करना है, तो आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। आप दोनों चीजें ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ हम ये भी कर लेंगे ये भी कर लेंगे। प्रॉपर टाइम दोनों को चाहिए। अगर आप अपने एकेडमिक्स को दे रहे हो आधा टाइम, तो आधा टाइम आपको अपनी तैयारी को भी देना पड़ेगा। वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। और रही बात, इन सब चीजों में अपनी हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि हम बस पढ़ते जाते हैं, सुनते भी हैं कि हम 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है। तो इतना नहीं करना है। थकाइए मत, आराम से चीजें करते रहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आते आते अगर आपकी तबीयत ही नहीं साथ देगी तो फिर आप रिजल्ट भी आपका उस हिसाब से नहीं आएगा। तो मेरा तो यही है कि पढ़ाई करिए, तैयारी करिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करके, और सबसे ज्यादा फोकस अपनी हेल्थ पे करिए। सो व्यूअर्स, आज हमारे साथ थी जागृति मैम, जिन्होंने यूपी एपीओ एग्जाम्स को 2022-23 को क्रैक किया। मैम को पूरी टीम लीगल वाणी की वजह से बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू।